नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम क्या करने वाले हैं, हरियाणा में जो सीईटी में ग्रुप सी और डी वाला जो एग्ज़ाम हाल ही में होने वाला है, तो इसके लिए जो आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण जो प्रैक्टिस है उसको करने वाले हैं। सभी के सभी जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या है महत्वपूर्ण जो अपडेट के लिए वीडियो नहीं बनती है तो इस चैनल पर ये जो टेलीग्राम ग्रुप पर इस पर हम जो डाल देते हैं, तो इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्प में से वर्ग सेंटा कीट के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। तो यहाँ पर जो इसमें गलत है वो बताना है कौन से वाला है। कि इसमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, इसके पैर आपस में जुड़े होते हैं, पर इनके प्रत्येक शरीर खंड में एक जोड़ी पैर होते हैं, इनकी वक्ष्य खंडों में पैर विद्यमान रहते हैं। तो इनमें जो गलत पूछा गया है तो गलत जो है देखिए ऑप्शन सी को माना गया है कि इनके प्रत्येक शरीर खंड में एक जोड़ी पैर होते हैं। तो ये जो कीट जो है अर्थोपोडा, ये संघ का एक प्रमुख वर्ग है और पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों में से आधे से अधिक कीट हैं। और कीट के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी टांगें होती हैं और प्रत्येक टांग 5 भागों में विभाजित रहती है। तो ये जो ऑप्शन सी जो आया है यही जो यहाँ पर इसमें माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टिमोथी डोनाल्ड कुक, टिम कुक के नाम से जाना जाता है और किस कंपनी के ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, गूगल, ट्विटर, एप्पल या अमेजोन के। और ये जो इनमें माने गए हैं ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो किसके हैं, ये एप्पल के हैं। तो टिमोथी जो डोनाल्ड कुक है ये एप्पल कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ हैं और इन्हें टिम कुक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। तो दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच इंडिया कंपनी को परास्त किया था, और ये इनमें से कौन है। और यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो कौन है, ये मार्तंड वर्मा है। दक्षिण भारत के जो मार्तंड वर्मा हैं इन्होंने वर्ष 1741 इसी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, अजातशत्रु, सारिपुत्र, राहुल या जीवक। तो राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम, और ये जो इनमें माने गए हैं ऑप्शन है 4 वाला, तो जीवक जो यहाँ पर माने गए हैं। और हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के दरबार में एक ये प्रसिद्ध चिकित्सक थे जिनका नाम था जीवक, और उसे बिंबिसार ने भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक के रूप में उनकी सेवा के लिए भेजा था। उसके बाद आ जाता है वर्साई का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है, लंदन, रोम, पेरिस या ब्रुसेल्स के पास। और ये जो इनमें माना गया है ऑप्शन है बी वाला, तो ये पेरिस जो है यहाँ पर माना गया है। और इस महल का जो निर्माण है ये लुई 14वें के द्वारा करवाया गया था और यूनेस्को की हेरिटेज सूची में शामिल है। और वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी और गठबंधन देश जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूसिया थे, इनके बीच में हुई थी। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित जर्मनी ने 28 जून 1919 के दिन वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये वर्साई महल का संबंध पेरिस से रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है भारत के कुल कितने संरक्षित जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 10, 12, 18 या फिर 25। तो भारत के कुल कितने संरक्षित जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और इनमें देखें तो ऑप्शन आएगा सी वाला, तो कितने हैं, ये 18 माने गए हैं। और ये बायोस्फीयर भंडार भौगोलिक रूप से जीव जंतुओं के प्राकृतिक भूभाग की रक्षा करते हैं। और इन 18 बायोस्फीयर में से 9 को यूनेस्को के बायोस्फीयर में सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है दांदेली वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर कर्नाटक में। और इनमें जो माना गया है ऑप्शन है डी वाला, तो कहाँ पर है, कर्नाटक में है। और ये जो दांदेली वन्यजीव अभयारण्य जो है इसका दर्जा
जो इसको दिया गया था ये था 10 मई और 1956 को, 10 मई 1956। और इसे 2006 में दांदेली टाइगर रिजर्व 2006 घोषित किया गया था। तो 2006 में जो है इसका ये जो रिजर्व जो है घोषित किया गया था, टाइगर रिजर्व। और कहाँ पर है ये? तो ये दांदेली अभयारण्य कहाँ पर है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर आपको चेपारा झरना, पोतमेड़ू व्यू पॉइंट और अटुकात झरना ये देखने को मिलेगा? मुन्नार, ऊटी, यरकौड या कोडाईकनाल में। और इनका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये है मन्नार में। और यहाँ पर जो है ये सारे झरने आपको देखने को मिलेंगे। केरल जो है वहाँ पर है ये। नेक्स्ट है वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित किस देश में स्थित है? डेनमार्क, स्कॉटलैंड, इटली या फिर फ्रांस में। और कहाँ पर है? तो ये है ऑप्शन डी, इटली में। और इटली का जो वेनिस नगर नहरों और पुलों से युक्त है और इसकी प्राकृतिक खूबसूरती एक कला चित्र के समान दिखाई देती है। और यह शहर सांस्कृतिक एवं व्यापारिक केंद्र है और इस नगर में गोंडवा नाम में सवार होकर सैलानी घूमते हैं। उसके बाद आ जाता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या फिर सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये सजा अगर किसी को मृत्युदंड भी दिया गया होता है तो उसे भी जो है माफ़ कर सकते हैं या उसमें कुछ जो है फेरबदल कर सकते हैं। तो ये कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के राज्यपाल या मुख्य न्यायाधीश। और ये जो यहाँ पर जो मानी गई है तो क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार किसे सजा माफ करने या हेर फेर की शक्ति प्राप्त है? और तो यहाँ पर जो इसमें हमारा जो सही आंसर जो ऑप्शन सी वाला रहेगा, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल। यहाँ पर जो कुछ कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति सही आंसर इसका होगा। राष्ट्रपति भी सज़ा को माफ़ करता है, लेकिन यहाँ पर जो अनुच्छेद 161 है इसके अनुसार पूछा गया है। अगर ये ना होता तब जो क्वेश्चन में कुछ फेरबदल हो सकता था, लेकिन 161 पूछा गया है तो इसके अनुसार जो है ऑप्शन सी यहाँ पर माना गया है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 161 राज्यपाल की संविधान शक्ति से संबंधित है। पहले राज्यपाल जो है मौत की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते थे और हाल ही में 3 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के राज्यपाल मौत की सज़ा पाने वाले कैदियों सहित कम से कम 14 साल की जेल की सज़ा काटने से पहले ही कैदियों को माफ़ कर सकते हैं। तो ये राज्यपाल जो है यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता था? तो भारत के नेपोलियन भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या कनिष्क। और इनमें जो है ऑप्शन रहेंगे ये वाले, तो यह है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है गुप्त राजवंश के चौथे राजा और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे और वह भारतीय इतिहास में सबसे बड़े और सफल सेनानायक में से एक मान जाते हैं। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के तीसरे शासक थे और उसका शासनकाल भारत के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत कहा जाता है। समुद्रगुप्त एक उदार शासक, वीर योद्धा और कला के संरक्षक थे और उसका नाम जावा पाठ में तंत्रिक मंदका के नाम से प्रकट है। और समुद्रगुप्त के जो अग्रज भाई थे फिर भी उसके पिता ने समुद्रगुप्त की प्रतिभा को देखकर उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और समुद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में कभी भी पराजय का स्वाद नहीं चखा। उसके बाद में वी स्मिथ ने आकलन किया कि समुद्रगुप्त प्राचीन काल में भारत के नेपोलियन थे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य है, इनमें से कौन सा है? केरल, मणिपुर, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक। और इनमें है ऑप्शन डी वाला, तो ये है कर्नाटक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्कर में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है? वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातक, हिमकरण या विगलन। और इनमें जो है ये ऑप्शन रहेगा ए वाला, तो ये माना गया है वाष्पीकरण को। और वाष्पीकरण 2 प्रकार का होता है, वाष्पन तथा क्वथन। नेक्स्ट है ब्रह्मोस नामक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने के लिए भारत किस देश के साथ मिलकर काम कर रहा है? फ्रांस, जापान, चीन या रूस के साथ। और यहाँ पर है ऑप्शन डी वाला, तो ये कर रहा है रूस के साथ।
नेक्स्ट है विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत, इलाहाबाद हाई कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट, UNCLOS सामुद्रिक। तो विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण, और तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर जो ऑप्शन ये रहेगा बी वाला, तो ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट। और न्यायाधीशों की जो संख्या यहाँ पर इसमें 160 मानी गई है। नेक्स्ट है हाथ से मैल उठाने के कार्य को भारत में कब से प्रतिबंधित किया गया है? 47, 52, 1990 या 93 से। तो हाथ से मैल उठाने के कार्य को और प्रतिबंधित जो किया गया है ये 1993 से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विश्व जनसंख्या दिवस ये मनाया जाता है 1 जुलाई, 28, 8 जुलाई, 25 जुलाई या 11 जुलाई को। तो विश्व जनसंख्या दिवस और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा सी से, तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। 11 क्योंकि जो 11 जुलाई 1987 जो है इसको विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी, तो इसलिए ये मनाया जाता है। और इससे आगे के जो क्वेश्चन है मैम जो है यहाँ पर आपको ये कराएगी। नेक्स्ट है गणित यानी मैथ्स। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 30, 36 में से प्रत्येक से विभाजित हो यानी डिवाइड हो तो कौन सी होगी? यानी 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो हमें पता होता है ऑलवेज 9 ये होती है, तो इसके बाद तो 5 अंक शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो या इसमें क्या करना होता है, इसमें हमें इनका एलसीएम लेना होता है यानी लसाअ, और इनमें से प्रत्येक से विभाजित हो यानी इसके नियर अबाउट हमारा जो ऑप्शंस है आंसर आना चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करना है कि जैसे हमें पता है कि 4 अंकों की जो संख्या है वो ये हो सकती है मीन्स होती है ऑलवेज। और इसको हमें किससे डिवाइड करना है, क्योंकि इनका 24, 30 और 36 इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 360। ठीक है, फिर 360 यानी 360 से इसको डिवाइड करना है यानी भाग करना है। सो ये जाएगा और 3 2 जा 6, ये 2 पे जाएगा तो ये हो जाएगा 720, देन इसमें दिस इज़ 2, फिर उसके बाद ये 2799 नीचे आ जाएगा और देन ये जाएगा 9 पे जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2520। ठीक है, और ये हो जाएगा 9, ये 9 में से 2 गए 7 और 2 यानी 279। तो अब इसके बाद क्या करना है, क्योंकि ये बिल्कुल यहाँ तक बिल्कुल इजी रहता है, तो अब क्या करना है कि 360 को गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है 27 से। दिस इज 7, ये 7 है, ये दिस इज 7। ठीक है, तो इससे गुना करना है तो आ जाएगा 9720, क्योंकि वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इससे भाग होगी। तो ये राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए, ये वाला 9360। यानी मेनली इसमें क्या होता है कि जो 24, 30 और 36 से विभाजित होगी, लेकिन यह विकल्प जो आपके विकल्प हैं ऑप्शंस हैं इनमें है ही नहीं। तो दूसरी बड़ी से बड़ी संख्या यानी दूसरी बड़ी से बड़ी, क्योंकि एग्जामिनर ने काफ़ी उलझा के दे रखा है, तो 9720 में से अगर हम 360 माइनस कर दें तो हमारे पास 9360 आ जाएगा। क्योंकि कई बार हम ये निकल आता है तो हम देख के कि ये 9620 है तो इसको टिक कर आते हैं, मतलब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके भी हम गलत कराते हैं, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, यदि आंकड़ों के एक समूह के मध्य और मानक विचलन गुणांक 10 और 5 है तो आंकड़ों के समूह का मानक विचलन होगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन क्या करना है, मानक विचलन
ठीक। तो मानक विचलन जो गुणांक होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक तो होता है जैसे समूह का मानक विचलन बटे में माध्य, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करने हैं, या फिर हम इसको मान लेते हैं सी वी बटे में बराबर एस बटे एक्स। तो ये हो जाएगा सी वी हो जाएगा हमारे पास 5, क्योंकि 5 दे रखा है मानक विचलन गुणक जो है, और एस बटे में 10, यानी एस हो जाएगा आपका 50। बिल्कुल सिंपल है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, यदि ये वैल्यू दे रखी है एक्स की स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू 23, तो इसका मान क्या हुआ। तो इस तरह का जब भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है तो इसमें क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो ये दे रखा है कि जैसे ये करना है, तो अब हम क्या करेंगे कि इनका ये वैल्यू लिख लेंगे, एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू 23। तो बिल्कुल सिंपल है, इसने क्या किया है, दोनों तरफ का वर्ग कर दिया है, यानी ये इनका ऐसे x की 4 हो गया। तो वी हैव स्पेस यार, हम थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं। तो अब क्या आगे है, जो वैल्यू है हमारे पास x की 4 प्लस 1 बाय एक्स की 4, फिर हो गया प्लस 2 गुना एक्स की स्क्वायर, दिस इज x, गुना में 1 बाय एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू 23 529 होते हैं। देन इसके बाद ये हो जाएगा x की 4 प्लस एक्स की 4 प्लस 2, ठीक है, ये 2 रह जाएगा, ये कट जाएगा, बराबर 529। और अब इसकी जो वैल्यू है इसमें से माइनस करके 527, यानी राइट आंसर है ऑप्शन सी। दिस इज़ वेरी इजी। नेक्स्ट है, सुरेश और संदीप एक व्यवसाय में साझेदार हैं। अब सुरेश ने 5 माह के लिए 5000 और संदीप ने 6 माह के लिए 6000 लगाए हैं। अब वर्ष के अंत में 610 रुपये के कुल लाभ में संदीप को कितना मिलेगा। अब इसमें क्या करना है, अब सुरेश और संदीप हैं दोनों, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, एक व्यवसाय में सुरेश ने मंथ वाइज इन्होंने लगाए हैं। तो हम एक इधर लेते हैं, जैसे सुरेश, इसको एस यू मान लेते हैं, सुरेश हो गया, और संदीप को एस, ठीक है। अब सुरेश ने 5 महीने के लिए 5000, यानी इसने 5000 रुपये 5 महीने के लिए, और संदीप ने 6000 रुपये 6 महीने के लिए, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करके आ गया 25:36, ठीक है। अब क्या है, अब हमें क्या करना है, ये तो हो गया यहाँ तक स्टेटमेंट। अब 610 के कुल लाभ में से, अब लाभ जो होता है उसमें हमारा निवेश और समय गुणा होता है। तो अब जो संदीप का लाभ बताना है ना, संदीप का, अब संदीप को कितना लाभ मिलेगा, अब संदीप को मिलेगा, संदीप है ये वाला, यानी 36/61 जैसे होता है, इनको ऐड कर लेना है, गुना में 610, तो ये आ जाएगा 360। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर ये दे रखा है कि n, ये वाली सारी सीरीज दे रखी है, तो इसका औसत इनमें से क्या होगा। अब बिल्कुल ऐसे ही करना है ये क्वेश्चन, जैसे देख के इसको घबराना नहीं कि तो काफ़ी लेंथी है। बिल्कुल आपने क्या करना है, ऐड कर लेना है, जैसे जितनी भी संख्याएं दे रखी है, जैसे यहाँ लिख लेते हैं n प्लस, इसको आपने ब्रैकेट में रखना है, n+1 प्लस
n+2 प्लस, थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट करके आते हैं, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है ये बात। n+4 हो गया प्लस n+5, और टोटल कितने होंगे? टोटल ये 6 संख्याएं हो गई ये वाली, ठीक है। इनको ऐसे कर लेना है। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा? 6n+1, और ये जो संख्याएं हैं ये 15, 6n+15 हो गया ये, और +6 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 6n/6 प्लस 15/6, ठीक है। तो ये हो जाएगा n+5/2। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो बिल्कुल इजी है, देख के एकदम लगता है कि ये काफ़ी लेंथी है। नेक्स्ट है, यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाता है और तो भिन्न आधी हो जाती है, और अंश में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1 हो जाती है। तो भिन्न के अंश और हर का योगफल। अब आपने पहले क्या करना है कि हम मेनली मान लेते हैं x या y है, तो हम मान लेते हैं a और b, ठीक है, भिन्न का अंश और हर। अब प्रश्न क्या कहता है? हमारा प्रश्न कहता है कि यदि भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाए, हर हो गया ये, ठीक है, और तो ये कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है, ठीक है। और तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगी 2a बराबर b+1, ठीक है। यानी अलग से अगर और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगी 2a - b बराबर 1, यानी इक्वेशन हो गई एक। अब दूसरी क्या कहती है? दूसरी क्या कहती है कि यदि भिन्न के अंश, ये अंश हो गया, इसमें 1 जोड़ा जाए, ठीक है, 1 जोड़ा जाए तो भिन्न 1 हो जाती है। इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए, यानी a+1 बराबर b, और a - b बराबर 1। अब दोनों समीकरण अगर साथ लेके आते हैं, जैसे 2a - b बराबर 1 और a - b बराबर 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए साइन चेंज करके, माइनस प्लस और माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगी a बराबर 2। और अब दूसरी समीकरण में अगर रखते हैं तो a प्लस वाली में, तो इसका मान रखने पर a + b बराबर 2 + 3 बराबर 5, यानी राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी वाला। सो काफ़ी इजी है ये एकदम। देन नेक्स्ट है, अब ये वर्गमूल वाला, ये भी काफ़ी इजी रहता है। जिनको स्क्वायर याद रहते हैं, जैसे 225 है एकदम से, जैसे तो 15 एकदम से 15 याद आएगा, ठीक है। तो इसको, इसमें धीरे धीरे इनको खोलना होता है। तो अब इसमें क्या करना है, जैसे ये स्टेटमेंट दे रखी है, तो आपको क्या करना है, 156 12 प्लस 154 प्लस, ठीक है, इसके साथ ही सॉल्व करते चलते हैं, ये हो जाएगा 15, ठीक है। एक स्टेप हम ले लेते हैं, सारे का होल स्क्वायर। देन दूसरा स्टेप क्या रहेगा, अब इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा, 5 और 4 9 और 5 1 169 आ जाएगा, ठीक है। तो हम सीधे कर लेते हैं 169, एक स्टेप ये हो गया अदर, तो ये हो जाएगा 156, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी क्विक करना होता है और बिल्कुल ठीक करना होता है, ठीक है, प्लस 13, यानी ये सारे का होल स्क्वायर। अब 13 अगर ऐड करते हैं, 3 2 5 1 1 2 156 25, तो ये किसका हुआ, सीधा 125। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सो इस तरह आपने क्विक और करेक्ट एक्यूरेट आंसर करना है। नेक्स्ट है, 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में, ठीक है,
और 27 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी सीधी सी बात है, 36 व्यक्ति 18 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी काम, जैसे कोई भी वर्क हो गया, उसको कर रहे हैं कितने दिन में, जैसे हमें पता है। और फिर कहता है कि 27 व्यक्ति, ठीक है, उसी काम को, यानी तो दिन दे रखा है, इसमें दिन नहीं दे रखा है, ये D1 वाली वैल्यू है, ये D2 वाली वैल्यू है। उसी काम को कितने दिन में करेंगे, क्योंकि यही फॉर्मूला चलता है इसमें मेनली। तो इसमें सीधा आपको करना है 36 गुना 18/27, यानी 24 दिन, बस ये वाला पोर्शन करना है। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ABC एक कंपनी में हिस्सेदार है, यानी अंशधारक है। किसी एक वर्ष में A को लाभ 1/3 भाग मिला, B को 1/4, C को 5000 मिले। अब A को कितना लाभ मिला है। अब इसमें क्या करना है, तीनों का लिख लेते हैं पहले। ABC इनका रेशो दे रखा है। अब लाभ कितना मिला है, A को मिला है 1/3, ठीक है, B को मिला है 1/4 और C के सीधे उसने बता रखे हैं कि 5000। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। तो अब क्या करना है, A का यानी C का जो लाभ मिलेगा, इन दोनों को ऐड करके इनमें से 1 माइनस, यानी इन दोनों को, जैसे ये हो गया 1 माइनस 1/3 प्लस 1/4, तो इसको सॉल्व करके आ गया है 5/12, यानी 5/12। अब ये बिल्कुल इन्हीं की तरह इक्वल हो गया। तो अब क्या करना है, A को लाभ का 1/3, तो हम मान लेते हैं कि लाभ x है, क्योंकि यहाँ पर लाभ बताया नहीं है तो हम x मान लेते। तो A को मिला है 1/3x, ठीक है, B को हो जाएगा 1/4x और C का, अब C का निकाल सकते हैं क्योंकि हमें C की वैल्यू भी पता है और हमें उसके रुपए भी पता है। तो C का हो जाएगा 5/12x बराबर 5000। तो यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना है, यानी ये हो जाएगा 12 गुना 5000/5, तो ये आ जाएंगे 12,000 रुपये। अब हाँ, हमारे पास C की वैल्यू है तो हमें सीधा सा A का निकालना है। तो ये हो जाएगा 1/3 गुना 12,000, यानी कितने हो जाएंगे, 4000 हो जाएंगे। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज है, उसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां दे रखी हैं 35, 40 और 45। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें पता है कि जो त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाएं हैं, यानी त्रिभुज का जो हम अर्ध परिमाप देख लेते हैं पहले। 35 हो गया, 40 और 45/2, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 60। ठीक है, तो क्षेत्रफल हम तभी निकाल पाएंगे ना जब हमें इसका परिमाप पता होगा। तो इसका अर्ध परिमाप जो है वो 60 है। तो अब क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो S माइनस A, S माइनस B वाला और S माइनस C। तो इट मीन्स ये हो जाएगा, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, 60 गुना 25 गुना 20 गुना में 15, ठीक है, सारे का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 670.82 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए
निश्चित दर पर दी जाती है। ठीक है, यदि इसे 3% उच्च दर पर दिया जाए, मतलब दिया जाता है, तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होते तो धनराशि क्या है। अब यहाँ क्या करना है, अब जैसे निश्चित धनराशि दे रखी है 2 वर्षों के लिए कोई निश्चित दर पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई हम धनराशि मान लेते हैं P, ठीक है। तो वो और कोई मतलब इसमें दे रखी है कि निश्चित दर पर, ठीक है, और वर्ष कितने 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा P माइनस सॉरी P, ये इसके बटे में है P R प्रतिशत और बटे में 2, यानी ये बाकी कितनी है ये कि यदि इसे 3% उच्च दर पर दिया जाता तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो इसका मतलब है कि ये P प्लस 300 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो अगर हम प्रश्न के हिसाब से अब इसको सॉल्व करें, थोड़ा सा मतलब हम स्टेटमेंट समझ रहे हैं, देन अब ये क्या कहता है कि अब जो प्रश्न में दिया गया है कि यानी P जो है हमारे पास अमाउंट है R प्लस 3% कह रहा है ना, 3/2 और प्लस में अभी हमें पता नहीं, मीन्स क्वेश्चन मार्क। तो अब ये है कि अब इसमें इसके बाद क्या करना है कि जैसे प्रश्न में दिया गया है कि जैसे यहाँ पर कि अगर 3% अधिक, अगर 3% उच्च दर पर दिया जाता, तो अब क्या करना है कि अगर 3% 2 वर्ष तक ज़्यादा मिलता कि उसकी वजह से 300 रुपये ज़्यादा मिलते, तो सीधी सी बात है कि अगर 3% 2 वर्ष तक मिलता, ठीक है, तो 300 रुपये ज़्यादा हो जाते, यानी ये हो जाएगा 100% इज इक्वल, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ये बटे में लेकर के। तो 300/3 गुणा 2 गुणा 100, तो ये आ जाएगा 5000, यानी 5000। आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट है, वह बिंदु जो y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में और y अक्ष पर 5 मात्रा की दूरी पर स्थित है होगा। मीन्स जैसे ये डायग्राम है, तो यहाँ पर ये y वाला होता है, ये x एक्सिस, ठीक है। तो इन्होंने क्या पूछा है कि अगर y अक्ष की ऋणात्मक, तो ये हो गई ये पॉजिटिव वाली दिशा और ये ऋणात्मक हो गई माइनस वाली। तो इसमें क्या पूछा गया है 5 तक, यानी ये हो गया 0 -1 2 3, इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं 4 5, ठीक है, ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 मात्रक कितनी दूरी पर, यानी यहाँ से 0 से लेकर के, तो ये होगा 0 से लेकर -5। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट है, यदि ए बी सी 3 धनात्मक राशियाँ HP में हों, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है। ये राशियाँ गिवन है, तो अगर ए बी सी HP में है, यानी हाई पोजीशन में है या कुछ भी इसका मतलब, तो BA का HM होगा। तो यानी जो B है वो ये वाला B, ये A और C का क्या हो जाएगा HM होगा। यानी अगर A और C का GM, A और C का अगर GM करेंगे हम, तो ये हो जाएगा √AC, ठीक है। तो यानी GM इज़ ग्रेटर देन HM हो गया। तो यानी अगर ये ग्रेटर देन हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हुई, GM हुआ हमारे पास √AB और HM हुआ B। तो अब इसमें देख लेना है कि ये पूछी गई है कि कौन सी इसमें इक्वेशन हो सकती है। तो A² + C², इसका देख लीजिए। इसमें अगर इसका अगर हमने AM देखना है,
तो पहले वाले का इसका हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। और इसी का ही ए का ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, क्योंकि तीनों सेम ही हैं, इसका हमें जी एम चाहिए। ये तो है ए एम, ये जी एम, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, क्योंकि जी हमने निकाला था, ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर सारे का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी ये आपस में कट जाएंगे, ए सी रह जाएगा। तो इसके बाद ए एम इज़ ग्रेटर देन ए सी, यहाँ वी हैव स्पेस हेयर, हम यहाँ लिख लेते हैं ए एम इज़ ग्रेटर देन जी एम, ठीक है। तो अब इसके बाद इसमें वैल्यू पुट करनी है, यानी ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर अपॉन 2 इज़ ग्रेटर देन ए सी इज़ ग्रेटर देन बी का स्क्वायर, यानी जो ये यहाँ पर हमने पहले निकाला था। तो अब ये सॉल्व करके आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर ग्रेटर देन 2b का स्क्वायर, यानी ये रहेगा राइट आंसर ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट है, यदि साइन 17 ये एक्स वाई हो तो सीकेंट 17 माइनस साइन 73 का मान क्या होगा। अब यहाँ पर साइन 17 यानी साइन 17 हो गया, यानी ये हो गया ये 10th लेवल का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा, साइन हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 73, ठीक है ना। ये 17 दे रखा है, इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, ठीक है। तो यानी तो हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 73 थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स अपॉन में वाई, ठीक है। देन साइन 73, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, इनका स्क्वायर दोनों का और सारे का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करना है, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ये हो जाएगा इधर y का स्क्वायर x का स्क्वायर अपॉन y का स्क्वायर सारे का होल स्क्वायर, ठीक है। देन ये हो जाएगा कोस 17 थीटा, ठीक है। अलग अलग इसकी वैल्यू निकालनी है। काफ़ी इस तरह का क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, अगर आपके पास समय है, अगर आपको ये आता है तो आप आई सजेस्ट कि आप इसको लास्ट में ही कीजिएगा, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है ये वाला क्वेश्चन। सो इसके बाद है cos 17 हो जाएगा, ये भी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर सारे का होल स्क्वायर। अब इसको भी सॉल्व करके आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन y का स्क्वायर और सारे का होल स्क्वायर। अब सीकेंट थीटा वाले जो क्वेश्चन, जैसे हम 9th लेवल का है ये, तो सीकेंट 17 थीटा माइनस साइन 73 थीटा, तो इन दोनों की वैल्यू हमें अलग अलग चाहिए होती है। तो ये इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये हो जाएगी ये है y अपॉन वाई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस y का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, दिस इज ये इसका होल स्क्वायर अपॉन y, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है यहाँ पर। देन इसके बाद आएगा ये हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन y माइनस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर सारे का होल स्क्वायर। अब इसके बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करके यहाँ लिख लेते हैं हम, एक्स का स्क्वायर अपॉन वाई सारे का होल स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस
x का स्क्वायर। ठीक है, सो यानी ऑप्शन सी इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर PA 0.65 यानी 0.65, PB हो गया, इसकी वैल्यू है 0.15, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब इस तरह का कई बार देखने को मिलता है एग्ज़ाम में। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहला इसका PA वाला, तो इसमें क्या करना है, PA इसकी वैल्यू है 0, ये हो जाएगी 1 माइनस 0.65। ठीक है, और यानी ये हो जाएगी 0.35 इसको माइनस करके। अब PB की वैल्यू, पहले PB की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगी 0.15। ठीक है, यानी इसको भी 1 में से माइनस करना, दिस इज़ 1 माइनस 0.15, तो ये हो जाएगी 0.85 यानी 85। देन इसको ऐड कर देना है आपने 0.35 में 0.85, तो ये हो जाएगा 2.1 यानी 1.20। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये 0, ये 1 से माइनस करना है इसको और फिर ऐड करना है। देन वी मूव टू रीजनिंग यानी तर्क शक्ति। मीन्स यहाँ पर जो क्वेश्चंस गिवन है ये जैसे ये मैथ वाला है, ये हाई लेवल के एग्ज़ाम में भी देखने को मिलते हैं और काफ़ी कम समय लगता है इनको करने में ना। अब यहाँ पर हैं, यहाँ पर आकृति श्रृंखला दी गई है। अब आपको अगली आकृति का चयन करना है। अब इसमें देख लीजिए, यहाँ पर जैसे ये एरो, एक ये ऊपर, ये इधर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। देन इनकी बैक सेम, देन अपोजिट, देन सेम, तो मीन्स इस तरह ये काफ़ी उलझाने वाली है। अब आप इसमें से कोई भी एंगल ले लीजिए एक, जो जैसे भी आपको समझ आता है। यानी इसमें क्या है कि ऊपर के तीर जो हैं ये वाले, पहला तीर 90 डिग्री, अब ये वाला ये ऊपर वाला है यहाँ वाला, ठीक है, ये आ गया यहाँ, यानी बिल्कुल 90 पे। कोई भी एक आप फॉलो करते रहिए। जैसे ये वाला है, ये यहाँ पर 90, ठीक है। देन ये फिर दूसरा तीर 180, अब दूसरा 180, यानी क्योंकि 180 कब मानते हैं हम, जैसे ये 90 होता है, ठीक है, और ये पूरा 180, ठीक है। अगर ये पूरा घूम जाता है तो 360 मानते हैं मेनली, यही रहता है। और इसका आधा 180 और ये एक साइड 90, ठीक है, और इसका आधा 45, ऐसे ही चलते हैं कोण। तो जबकि नीचे के तीर हैं ये वाले, नीचे वाले, इसमें लेफ़्ट वाला 90 घूम रहा है और ये वाला ये 80। तो इसी पैटर्न को अगर हम चालू करें तो ए वाली जो श्रृंखला इनमें से ये वाली, तो ये इसको कंप्लीट करेगी। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला। बस इसमें आपने कोई भी जैसे 1 या 2 एरो पकड़ लेने हैं, उसी हिसाब से आपने इसी फर्स्ट के हिसाब से, मेनली ये फर्स्ट वाला बॉक्स है, इसी के हिसाब से इसको मैनेज करना है कि कैसे जा रहे हैं नेक्स्ट। इस तरह के क्वेश्चन हमें करने चाहिए क्योंकि काफ़ी एक्यूरेट रहते हैं और उसमें समय कम लगता है अगर आप समझ जाते हैं। नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। यानी अब यहाँ पर देखिए कि अगर ये इक्वेशन इक्वल होती हैं, अब आप कोई भी ले लीजिए, जैसे ऑप्शन सी ले लेते हैं, प्लस और प्लस। अगर कोई भी बदले, जैसे प्लस तो है ही है 10, अगर हम यहाँ प्लस लेते हैं और अगर प्लस लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 और 5 15, और ये डिवाइड है 5 दूनी 10 और 2 12 और 10 और 18, ठीक है। और 10 में से ये 10 और 8 18 हो गई, ठीक है। और 10 में से 8 गए तो प्लस हो गया,
तो 18 तो 20 और 12 ये नहीं करेगा इसमें। देन वी मूव टू डी। चलिए अब इसमें हम डी पुट करके देख लेते हैं। अब डी में हो जाएगा यानी 10 माइनस 5 10 हो गया, ठीक है। मल्टी प्लाई बाय 8 और प्लस 10, तो अब हो जाएगा ये 10 माइनस 5 यानी 5, 10 माइनस 5 गुना 1/10, ठीक है, गुना में 8 प्लस 10, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 20 माइनस 4 इज इक्वल टू, यानी ये इक्वल हो गई है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। मीन्स अपनी मर्जी है, आपको ऐसा भी उठा के देख लीजिए पहले कि किसमें जिसमें इक्वेशन सॉल्व हो जाते हैं तो वही आपका आंसर होता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं किसी प्रकार एक समान है और एक संख्या असमान है। अब यहाँ पर उस असमान संख्या का चयन कीजिए। अब यहाँ पर तीनों संख्याएं दे रखी हैं, तो इसमें क्या हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकती हैं। जैसे अगर इनको जोड़ के देखें तो इसका ऐड भी 10 आ रहा है, इसका भी 10 आ रहा है और इसका भी 10 आ रहा है, 7 और 2 मीन्स ट्रिक है, ये किसी भी तरीके से काम कर सकती है। अब 3 और 3 6 और 8 14, तो यही अलग हुई इसमें, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। मीन्स जो बाकी ऑप्शन रहते हैं वो सेम रहने चाहिए। नेक्स्ट है, डी सी का पुत्र और ई का भाई और ई एफ की नीस यानी भतीजी है। डी सी का पुत्र, अब सी का पुत्र है डी, ठीक है, जेंट्स को मान लेते हैं स्क्वायर। डी जो है सी का तो पुत्र है और ये वाला डी, और ई का भाई है, ई का भाई है, ठीक है, और ई एफ की भतीजी है। ई जो है ये एफ है, इसकी भतीजी है, इट मीन्स ये फीमेल है, इसको हम सर्कल कर लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहते हैं, बी सी की बहन है। बी सी जो है ये बी की बहन है, ये वाला, ये बी है, ये सी, ये फीमेल है। देन और ए की आंटी है, कौन, ये सी, ये जो सी है इस ए की क्या हुई, आंटी। तो ओ लिखने से अच्छा आप थोड़ा सा लिख लीजिए ताकि आप ब्लड रिलेशन काउंट कर सकें। बी के पिता के 2 बच्चे, अब ये बी हैं, अब इसके पिता हैं ये, ठीक है। अब इनके 2 बच्चे, यानी इनके 2 बच्चे हैं, अब यानी एक पुत्र और पुत्री, यानी जो यहाँ पर इनका रिलेशन हमें पता है कि बी सी की बहन है, तो इसका मतलब ये जेंट्स हुआ, ये इनके बच्चे हुए ना दोनों, क्योंकि बहन भाई हैं। और यदि ए एफ का पुत्र है, अब एफ का पुत्र है ए, अब एफ का ये अब इसमें क्या है, यदि ए एफ का पुत्र है, अब ये ए एफ का पुत्र रहेगा, तो एफ का सी से क्या संबंध है, काफ़ी उलझा के दे रखा है। अब एफ का सी से रिलेशन बताना है, भाभी, बुआ, बहन या चचेरा भाई। तो अब जैसे ये समझा है हमने, तो अब हमने क्या करना है, सी और एफ का संबंध जानना है। अब सी जो है वो बी की बहन है, ठीक है। अब बाकी थोड़ा सा देख लीजिए, जिसका पूछा गया है वो समझिए आप।
अब ये दोनों, ये जो पर्सन है ये इसका पिता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात। अब जो ये एफ है, एफ का संबंध कैसे है? एफ जो है, एफ की भतीजी कौन है? ई, ठीक है, ये वाली एफ की भतीजी है ई, ठीक है। तो यानी सी जो है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है कहाँ से सॉल्व होगा? इस लाइन से। सी बी की बहन है और ए की आंटी है, तो अब ये जो सी है ये बी की तो बहन है ये वाली, ठीक है ना। इसी का संबंध देखना है कि किससे संबंध है। बाकी कुछ लाइनें ऐसी होती है जिनका कोई संबंध नहीं होता क्वेश्चन से, सिर्फ कैंडिडेट्स को उलझाने के लिए दे रखी है। तो ए है जो सी, ए की बी की तो बहन है ये सी, और ए की आंटी है, यानी ए की ये आंटी है, ठीक है। और यहाँ पे पता चला है कि यदि ए एफ का पुत्र है, अब ये एफ का पुत्र है यानी इसकी आंटी है, तो इट मीन्स क्या हुआ? जो सी है वो एफ की क्या हुई? भाभी हुई। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? अब इसमें दे रखा है कि 98, 95, 86, 82। अब इसमें क्या आ सकता है? अब इनमें थोड़ा थोड़ा 3 का ही फर्क है, जैसे 8 में से 3 गए, ठीक है। यहाँ पर अगर नहीं समझ आता तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 98, 95, 86, 82, तो थोड़ा अंतर बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर 8 में से 5 गए 3, 15 में से 6 गए 9, ठीक है, और 6 में से 2 गए 4, और 16, 3 3 9, 4 4 16। तो ये वाली सीरीज चल रही है इसमें, ठीक है। देन अब 66 दे रखा है जैसे, तो इसमें से आप इनमें से ऑप्शंस में से उठा लीजिए कोई भी ऑप्शन। तो 66 में से अगर आप मान लीजिए अगर 61 माइनस करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ब्लैंक वाला ऑप्शन है, 61 माइनस करते हैं तो यहाँ पर 5 रहेगा। और 61 में से अगर आप 36 माइनस करते हैं तो यहाँ 25। तो सेम यही ट्रिक जाएगी, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। आप कोई भी ऑप्शन रख के देख लीजिए तो आंसर आ जाता है अपने आप ही। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, मीन्स इसमें निष्कर्ष दे रखे हैं कि आपने कोई भी तथ्य मानना है, और मीन्स जो आपको प्रश्न में दे रखा है और जो निष्कर्ष है वो तर्क संगत निकलता है, ठीक है। तो कोई भी कौवा पक्षी नहीं है, मीन्स यहाँ पर ये कौवे का डायग्राम और पक्षी, यानी पक्षी को पी, कौवे को के, मीन्स आप अपने हिसाब से बना सकते हैं जो आपको सही लगता है। कोई भी कौवा, ये कौवा पक्षी नहीं है, ठीक है। और सभी पक्षी जंतु हैं, जितने भी जो पक्षी हैं वो क्या हैं? वो जंतु हैं, यानी जे से डिनोट कर लेते हैं। अब जो निष्कर्ष निकलता है, अब निष्कर्ष देख लीजिए, कुछ जंतु कौवे हैं, अब कुछ जंतु कौवे हैं, कुछ जंतु कौवे हैं, बिल्कुल नहीं है। कुछ जंतु पक्षी हैं, हाँ ये वाला तो है। कुछ जो जंतु हैं, ये कुछ वाला रिलेशन तो आता है, इधर से कुछ वाला चलता है, इधर से सभी वाला चलता है। कोई भी जंतु कौवा नहीं है, ठीक है। कोई भी जंतु जो है वो कौवा नहीं है, ठीक है। ये भी इनमें से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। कुछ जंतु कौवे हैं और कोई भी जंतु कौवा नहीं है। अब इसमें क्या हो सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं, 1 और 2 या 3 में से कोई एक बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ वाली पोजीशन बन रही है। ये देख लीजिए ना, कुछ जंतु कौवे हैं और कोई भी जंतु कौवा नहीं है, सेम ही है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर जाएगा दैट इज़ ऑप्शन डी, क्योंकि 2 भी ठीक है और 1 या 3 में से कोई एक निकलता है निष्कर्ष, ठीक है। देन इन निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक, अर्थपूर्ण और क्रम में व्यवस्थित करना है आपको कि कैसे कैसे, जैसे एक सीरीज होती है किसी भी कॉमन सेंस पे बेस्ड होता है इस तरह का क्वेश्चन, कि सबसे पहले क्या होता है? नौकरी होती है, विद्यार्थी होता है।
तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले जो होता है वो विद्यार्थी ही होता है, यानी 1, 2 ऑप्शन ऑलवेज कैंसिल, तो कंपेयर में ज़्यादा सही रहता है। तो देन विद्यार्थी क्या करता है, विद्यार्थी को दी जाती है शिक्षा, तो इसी से ही आपका सॉल्व हो गया। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, लेकिन फिर भी अगर आपको तसल्ली नहीं होती है तो आप थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं 6 पे। शिक्षा, उपाधि, देन उसके बाद साक्षात्कार, फिर उसके बाद नौकरी, फिर उसके बाद सेवानिवृत्ति। देन उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं, जैसे ये दे रखी हैं 7 और 32। तो ये किस तरह संबंधित हो सकती हैं 7 32 के साथ? किसी भी तरह से माइनस, गुना, भाग, क्योंकि इसमें कुछ भी ट्रिक चल सकती है। अब जैसे 7 को जैसे आप जैसे इसको भाग करके दे सकते हैं, जैसे 2 3 6 और 1 7। तो अगर आप इनको भाग करते तो ये वाली ट्रिक इसमें चलेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ी है इधर टर्म। तो इसमें क्या हो सकता है कि इसमें इस वाले पोर्शन में हम देख सकते हैं ऐड करके, जैसे हम देख लेते हैं 7 + 1 8, क्योंकि 8 के जो टेबल है उसमें 32 आता है, ठीक है। तो 7 और 1 8, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 32, ठीक है। तो ये हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 8 = 4। तो अब इसी ट्रिक से हम इसमें से देख सकते हैं कि कौन सी हो सकती है। तो जैसे हम ये देख लेते हैं, लास्ट वाला ऑप्शन उठा लेते हैं कि 13 और 98। 13 में अगर 1 जोड़ते हैं हम, 13 और 1 14, तो 14 के टेबल में 98 आता है। तो ये हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाय 14 = 7, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी वाला, ठीक है। यदि एक ही पासे की 2 भिन्न स्थितियां हैं, जैसे उनको दर्शाया गया है, यदि निचले फलक पर 4 है, ये वाला दिखाया गया है, तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी? मीन्स 3 दिख रही हैं, बाकी इसमें दिख नहीं रही है, तो 5 3 6 या तो आपको डायग्राम ही समझना होता है थोड़ा सा। तो इसमें जैसे दोनों जो पासे दिए गए हैं हमें, उसकी जो स्थितियां दे रखी हैं, 2 के संलग्न अगर जैसे फलक है, जैसे 2 है, तो 2 के विपरीत फलक पर जैसे हमें 1 विजिबल नहीं है, यानी ये इधर है तो इधर वाला जो है वो 1 हो सकता है, होगा मीन्स। और दूसरी स्थिति अगर पासे को हम घुमाते हैं तो 4 के विपरीत, अब यहाँ पर 2 6 ये, तो अगर 4 हो सकता है, क्योंकि 2 के अपोजिट ये नीचे तो 1 होगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। 1 2 5 भी दे रखा है, ठीक है। तो बाकी बचा क्या? 3। तो ये 3 वाली स्थिति है, तो जो 4 के अपोजिट जो रहेगा, क्योंकि इसमें 4 नहीं है तो इसमें 4 यहाँ पर है, ठीक है। थोड़ा सा समझना होता है, बाकी ये क्वेश्चन एक्यूरेट हो जाते हैं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला 3। किसी कूट, अब कूट भाषा में कंप्यूटर को OCR, तो कई बार ये देखिए इसमें अपोजिट कर रखे हैं दोनों अक्षर, OC और CO, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या इसमें दे रखा है। अब कंप्यूटर है, जैसे COMPUTER, तो इसमें OC 2 शब्द बदल दिए हैं, RE ये पीछे वाले। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप देख के ही समझ जाते हैं कि PM कि कौन कौन से शब्द बदले जा रहे हैं। PMT तो बिल्कुल बहुत इजी रहेगा ये, जैसे DAUGHTER, तो इसमें D है, AD, तो सबसे पहले तो ये कैंसिल, क्योंकि बाकी 3 में AD है, ठीक है।
देन उसके बाद आर ई, यानी ये पीछे वाले शब्द पी ई, तो ये भी आर ही है, दिस इज आर ई, ठीक है। तो ई आर आ गया, ठीक है, ये भी कैंसिल, टी एच आ गया, ये भी कैंसिल। तो बिल्कुल इसी से सॉल्व हो गया। राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। आप कंसिडर कर सकते हैं इसको फटाफट से। आर ई, जी यू और टी एच, सेम यही सीरीज आ रही है। सो नेक्स्ट है, दो मिश्रणों में दूध और जूस मिलाया गया है ऐसे 2:1 और 4:5। तो अगर दोनों मिश्रणों को समान मात्रा में मिलाया जाए तो इसे बनाने वाले मिश्रण में जूस में दूध का अनुपात कितना होगा। अब दोनों मिश्रणों में यानी समान मात्रा, मतलब इक्वल अगर मिलाना चाहते हैं तो जो परिणामी जो मिश्रण होगा वो क्या होगा। तो ये होगा जैसे 2:1 है तो ये हो जाएगा 1 गुना 2/3, यानी दोनों को ऐड 2 और 1 3 होता है, ठीक है, और प्लस 5 और 4 9 होते हैं, तो ये हो जाएगा 1 गुना 4/9, ठीक है। तो ये रह जाएगा 2/3 प्लस 4/9, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपका 10/9 यहाँ तक। फिर आपको क्या करना है कि परिणामी मिश्रण में जूस की मात्रा, अब जूस वाला क्या है 5/9 वाला, तो परिणामी मिश्रण में आपको क्या करना है 1 यानी 1 गुना 1/3 प्लस 1 गुना 5/9, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम 3 प्लस 5/9 बराबर 8/9, यानी रेशो निकल गई है इसकी। तो रेशो यानी ये हो जाएगी 10/9 पहले वाली और अनुपात 8/9, यानी 10 और 8, 9 और 9 यानी 5 और 4। इसको सॉल्व करके आ जाएगा। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अब जिस प्रकार सिनेमा का संबंध दर्शकगण से, सिनेमा को दर्शकगण देखते हैं यानी ऑडियंस देखती है, तो चर्च का संबंध किससे होता है, ध्यान से, समागम, एकाग्रता या प्रार्थना, क्योंकि इसी बेस्ड पे ही रहता है जो पहले जो पूछा जाता है। तो जैसे सिनेमा में दर्शक होते हैं, चर्च का संबंध होता है समागम से। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अब अगेन ब्लड रिलेशन, एक लड़की का परिचय देते हुए बिपिन ने कहा वह मेरे पिता, तो बस आपने बनाते चलना है पिता की बहन, ठीक है, मेरे पिता की बहन की माँ, बहन की माँ, ये माँ हो गई। अगर उलझते हैं तो थोड़ा सा लिख लीजिए, माँ के इकलौते बेटे। अब मेरे पिता की बहन, पिता की बहन क्या हुई, सीधी सी बात है बुआ हुई, है ना। माँ की बहन जैसे मौसी होती है। मेरे पिता की बहन की माँ यानी मेरे पिता की माँ हुई यानी दादी, दादी का इकलौता बेटा, दादी का इकलौता बेटा यानी मेरा पिता, उसकी बेटी है इनकी ये, ठीक है। तो बिपिन उस लड़की से क्या संबंध रखता है, चचेरा भाई, भाई, चाचा या भतीजा। तो बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है इसमें। तो ये जो है ये रहेगा इसका भाई, रियल ब्रदर, क्योंकि पिता की बहन कौन होती है, बुआ होती है, और बुआ की माँ कौन होती है, जो मतलब जो पापा की बहन वो माँ होती है यानी दादी, और दादी का इकलौता बेटा कौन होता है, अपना फादर होता है, और फादर का जो बेटा होता है यानी वो अपने आप को कह रहा है, सो वो उसका भाई हुआ। नेक्स्ट है शशिकला लंबी दौड़ के लिए अपने घर से निकलती है। अब ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अब अपने घर से शुरू करती है और उत्तर दिशा यानी नॉर्थ इधर हुआ, तो उत्तर दिशा में मान लीजिए यहाँ से कोई, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा थोड़ा बीच से में से बनाए क्योंकि किधर भी जा सकती है डायरेक्शन। तो उत्तर दिशा में वो 4 किलोमीटर, फिर वह दाएं यानी दायां हो गया इसका इधर और 3 किलोमीटर, और फिर वह बाएं यानी बायां हुआ इसका, इस समय यहाँ खड़ी थी ना बाएं,
बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। और अंत में वह दाईं ओर, फिर अगेन यहाँ दाईं मुड़ गई वो, यानी यहाँ आ गई, ठीक है। और 3 किलोमीटर दौड़ती है, 3 किलोमीटर दौड़ रही है और स्टेडियम में रुकती है, ठीक है। यहाँ पर स्टेडियम पर आ गई है वो। स्टेडियम और शशिकला के बीच सबसे कम दूरी, यानी ये घर हो गया उसका और ये स्टेडियम। अब इसके बीच की क्या दूरी बतानी है, तो थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म आ जाती है इस तरह के क्वेश्चन में। तो ये पूछा गया है ना इसकी, ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टेडियम एंड होम। तो यहाँ पर क्या रहेगा, इसमें फॉर्मूला लगता है जो घर से स्टेडियम की दूरी, यानी ये हो जाएगी ये ट्रायंगल हो जाएगी यहाँ पर अपनी, दिस इज़ ट्रायंगल, यानी आप इसको बना सकते हैं अगर आप इसमें उलझते हैं तो, क्योंकि आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर हो जाती हैं। तो यानी बेस के इक्वल आपका क्या रहेगा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगी 8, ठीक है, ये रहेगी 6 किलोमीटर। तो बस आपने सीधा से इसको सॉल्व कर लेना है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस सारे का मतलब होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर इक्वल में भी स्क्वायर होता है। आगे ये हो गया 36 प्लस 64, ठीक है, 36 और 64 हो जाएंगे 100, 100 का स्क्वायर आ जाएगा 10 किलोमीटर, ठीक है। सो नेक्स्ट है, लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें स्थान पर है और राज दाएं से 7वें। अब बायां दायां ऐसे होते जैसे अपने शरीर के जैसे हाथ बाएं दाएं हम कहते हैं। तो अब सचिन बाएं से, मूल स्थिति क्या है, जो सचिन है वो बाएं से 11वां, यानी बायां हुआ ये, और दायां दायां राज दाएं से 7वें, ये हो गया 7वां, ठीक है, 7वां नंबर हो गया। अब अगर वो अपने स्थान बदल लेते हैं तो सचिन बाईं ओर से 16वें, अब ये स्थान बदलने वाली स्थिति है। अब सचिन जो है वो बाईं ओर से 16वां स्थान, ठीक है, यानी ये जो सचिन था ये सचिन है और ये राज है। अब ये सचिन जो है इधर आ गया 16वें नंबर पर, तो इट मीन्स ये यहाँ पर 7वें नंबर पे आ गया, और राज था 7वें नंबर पर। अब क्योंकि सचिन की कंडीशन से पता चल रहा है मैं 16वां हो गया, यानी 11 और 7 नंबर और आगे गया है 7वां, और राज हो गया यानी इधर से 11वां। तो अब टोटल लड़के बताने, टोटल क्या है, अब ये 11 प्लस 7 यानी 11 प्लस 4 प्लस 7, तो टोटल लड़के हो गए 22। ये क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूज़न करता है क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस एग्जामिनर देता है बिल्कुल नियर देता है, तो इसमें गलती होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा सी रहती है। तो देख लीजिए क्योंकि टोटल बताना काफ़ी इजी है। सो बस इसकी कंडीशन देखने की, पहले जो ये तो मूल स्थिति थी और ये बदल कर थी। सो ये थे हमारी मैथ और रीजनिंग। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सर कराएंगे। तो अब जो हम यहाँ पर जो हमारी जो सामान्य हिंदी जो इससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन उनको करेंगे, और आशा करते हैं आपको यहाँ पर जो मैथ और रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन है ये समझ में आ गए होंगे। तो जिसमें हमारे यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आ जाता है संयुक्त व्यंजन से। ये जो संयुक्त व्यंजन है जैसे यहाँ पर दिया गया है ज, ये बनता है, तो इनमें से किस व्यंजन के द्वारा ये बनता है। और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला, ज और या। जब हम इसको आधे ज्ञात से ज्ञानी बोलते हैं तो ज और या इनके संयोग से ये बनता है और संयुक्त व्यंजन इनको कहा जाता है। जैसे आपने श्र सुना होगा, ये वाला श्र। अब ये जो श्र है कैसे बना है, स और र इनके मेल से
ये बनता है। ऐसे ही क्षय आ जाता है, क्षय आपने पढ़ा होगा, क्षय, क्षत्रिय वाला क्षय। तो ये कैसे बना, जब हम इसको बोलते हैं तो किस किस की जो आवाज़ आती है, जैसे क्षय का की आती है और श जो है इसकी आती है। ऐसे ही जो त्रा आपने पढ़ा होगा, त्रा, ये वाला त्रा, तो इसमें किस किस की आती है, त और रा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनसे ये बनता है, तो इनको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन, जो दो के मेल से बनते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा वर्तनी की दृष्टि से, यहाँ पर एक अशुद्ध है, और यहाँ पर जो अशुद्ध है ये कौन से वाला है, और इनमें देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है, इसी को यहाँ पर जो है इसमें शुद्ध जो माना गया है। तो इसका जो यहाँ पर शुद्ध रूप जो है ये वाला होता है, तो ये जो इसमें यहाँ पर ठीक जो है ये ऑप्शन ए को माना गया कि यही यहाँ पर शुद्ध है, इसका ये वाला होता है शुद्ध। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वयोवृद्ध, यहाँ पर संधि बतानी है। तो ये जो वयोवृद्ध, इसमें संधि विग्रह है, और संधि विग्रह की बात करें तो इसमें जो ऑप्शन डी जो है इसको माना गया है, यहाँ पर वय है प्लस में वृद्ध, और विसर्ग संधि जो है उसका उदाहरण यहाँ पर माना गया है। विसर्गों के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग लोप हो जाता है, और विसर्ग के स्थान पर कोई नए वर्ण आ जाता है तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है, विसर्ग जो है इनको ओ हो जाता है, तब बनता है वयोवृद्ध। नेक्स्ट इनमें से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, तो जिसमें उपसर्ग रहित आपने बताना है। उपसर्ग अगर हम इसमें से निकाल दें तो वैसा जो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर बनेगा, इसमें ये वाला मिलान, इसमें उप है, कु है, ना है, तो यही जो है यहाँ पर माना गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है अनेकार्थक शब्द कृष्ण के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। काला, श्याम, कौन्ते या मधुसूदन। अनेकार्थक शब्द कृष्ण के लिए, तो कृष्ण के लिए यहाँ पर निम्न में से गलत विकल्प कौन सा है, और गलत वाला जो है ऑप्शन बी में है, कौन्ते गलत दिया गया है। कौन्ते जो होते हैं इसके अनेकार्थी जैसे अर्जुन, पार्थ, गांडीवधर, कपिध्वज, सत्य, सांची ये माने गए हैं, और ये आने ये सभी इसके नाम हैं कृष्ण के लिए। नेक्स्ट है ये खिचड़ी होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? खूब घुलना मिलना, स्वाद बढ़ाना, ताकत बढ़ाना, मकर संक्रांति पर्व मनाना। इसका अर्थ जो आया है इनमें ऑप्शन ए से लिया गया है, खूब घुलना मिलना। हमारे पड़ोसी हरिशंकर जी का व्यवहार हमारे साथ ये खिचड़ी होने के समान है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। तो एक होता है पूर्ण, मतलब जो काम पूर्ण हो चुका होता है, और एक जो अपूर्ण मतलब काम पूरा नहीं हुआ है, तो कौन से वाला है? रामू खाना खा रहा था, माँ खाना बना चुकी है, मुझे बाहर जाना है, हम घूमने जाएंगे। तो अपूर्ण भूतकाल कौन सा है? और यह ऑप्शन ए वाला, क्योंकि ना तो खाना खा लिया ना खाया, अब चल रहा है काम, खा रहा है। जैसे इंग्लिश जो है उसमें आप इंग्लिश ग्रामर में आपने कंटिन्यूज वाले जो टेंस पढ़े होंगे, तो इसी प्रकार से यहाँ पर खा रहा है। तो रामू खाना खा रहा था, ये है अपूर्ण का। माँ खाना बना चुकी है, तो किसका है? खाना बना लिया है, मतलब काम पूरा हो चुका है, तो पूर्ण वर्तमान काल में। मुझे बाहर जाना है, ये भी वर्तमान में हो जाएगा। हम घूमने जाएंगे, जाएंगे के मतलब आगे की बात हो रही है कि हम घूमने जाएंगे भविष्यत काल की। नेक्स्ट है यहाँ पर छुट भैया का समास रूप क्या बनेगा? और इनमें देखें तो ऑप्शन सी वाला कर्मधारय समास यहाँ पर इसमें माना गया है। छोटा है भाई जो, जिसमें एक पद विशेषण हो, दूसरा विशेष्य, और इसमें उपमेय उपमान का संबंध होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी वाला ये माना गया है कर्मधारय समास। और दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व और उत्तर, पहला और दूसरा पद। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और सुर में अव्यय और उपसर्ग इसमें होता है। उसके बाद अब मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश है, तो इसमें अशुद्ध कौन सा है? मैंने विद्यालय जाना है, मैंने विद्यालय जाना
है तो कौन सा है। और इसमें देखें तो जो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला है मैंने, तो वाक्य में अशुद्ध अंश ये आया है। मैंने अशुद्ध यहाँ पर क्या है, ये सर्वनाम जो संबंधी अशुद्धि मानी गई है। मैंने जो है इसके स्थान पर आना चाहिए था, मुझे विद्यालय जाना है। नेक्स्ट है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? गियर्सन, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या भारतेंदु ने। तो यहाँ पर जो है किन के द्वारा माना गया है? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन सी जो हमारा रहेगा, तो ये थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और इनका जन्म की अगर बात करें तो जन्म जो है इनका 7 जुलाई 1883 को पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ था। गुलेरी जी अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे और आप जो है संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, लैटिन और फ्रेंच आदि भाषाओं पर अधिकार रखते थे। और निबंधकार के रूप में चंद्रधर जी बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। इन्होंने 100 से अधिक निबंध लिखे हैं और इनके जो निबंध जो है ये विषय अधिकतर इतिहास, दर्शन, धर्म, मनोविज्ञान और पुरातन संबंधी माने गए हैं। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो इंग्लिश जो है इससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आ जाते हैं और जिसमें जो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें चूज द एक्सट्रैक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम फ्रेसेज टू बेल द कैट। तो इसका क्या है? टू टेक लीड डेंजर, बेल टू कैट स्नैक, अलर्ट ऑफ द एनिमी या टू मेक नॉइज। तो द बेल टू द बेल कैट। तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर जो ऑप्शन रहेगा ये वाला, टू टेक लीड इन डेंजर, बड़ी विपत्तियों का सामना करना। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट आउट दिस सेंटेंस विच इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसका उदाहरण आपने बताना है, मतलब जो ये भूतकाल वाला जो है। और इसका जो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, आई हैड रिटन माई लेटर बिफोर ही अराइव्ड। जैसे आपने इसमें पढ़े होंगे जब डॉक्टर आए तो पेशेंट जो है रोगी वो मर चुका था। तो इस प्रकार से जो आए हैं ये ऑप्शन डी वाला जो यहाँ पर इसका माना गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फ्लोइंग अल्टरनेटिव इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो ग्रामेटिकली करेक्ट जो यहाँ पर इनमें कौन से वाला है? ऑल दीज मेन्स आर जेंटल, ऑल दीज मेन्स आर जेंटल, ऑल दीज मेन्स आर जेंटल या ऑल दीज मेन आर जेंटल। तो इसमें जो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है सी वाला, ऑल दीज मेन आर जेंटल, तो इसको जो है यहाँ पर माना गया है। ऑल द बॉय जो है ये जो बहुवचन है इसके लिए प्रयोग होता है। मैन का जो प्लूरल मैन, ये जो मैन है MAN, इसका जब हम बहुवचन बनाते हैं तो MEN, तो ये हो जाता है। तो मैन क्योंकि यहाँ पर ये क्या है बहुवचन वाला है, इसलिए इसके साथ दिस का प्लूरल दिस का प्रयोग हुआ है। उसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव एडजेक्टिव क्लॉज। और यहाँ पर कौन सा है? और यहाँ पर है ऑप्शन ए वाला, आई मेट हिम वेयर ही लिव। तो एडजेक्टिव क्लॉज किसी चीज़ की विशेषता जो क्वालिटी है इससे संबंधित होता है। और होली सिटी जो है पवित्र शहर, यहाँ शहर की विशेषता को दिखाया गया है। ट्रूथफुल विश्वास भी एडजेक्टिव है, इसलिए आई मेट हिम वेयर ही लिव में कोई एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है और यहाँ किसी चीज़ की विशेषता को नहीं दिखाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फिल इन द करेक्ट कंजक्शन। एदर ही इज मैड, ही फियर्स मैडनेस, नॉर और एंड या सो। और यहाँ पर जो इसमें देखे ऑप्शन रहेगा बी वाला, एदर आपने उसमें पढ़ा भी होगा कुछ जो संकेत जो होते हैं जिनसे आप एकदम से पहचान जाते हैं, एदर और नेदर नोर। तो इस प्रकार से तो एदर जो है इसके साथ क्या लगता है और, नेदर के साथ नोर। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच फ्लोइंग सेंटेंस और स्वीट कंटेंट, वेयर इज माई मेटाफोर। और सिमिली मेटाफोर, तो यहाँ पर अलंकार जौन में से है और ऑप्शन रहेगा डी वाला, पर्सनिफिकेशन जो है यहाँ पर इसका ये माना गया है मानवीकरण अलंकार, जिसमें
निर्जीव पदार्थ और मन के भाव को इस प्रकार वर्णित किया जाता है कि जैसे उसमें जीवन और बुद्धि की समझ हो, तो वहाँ पर लगता है। नेक्स्ट इन द फ्लोइंग क्वेश्चन शो द वर्ड अपोजिट मीनिंग इन द गिवन वर्ड। तो ये जो आया है इसका उल्टा बताना है, विपरीत। पुअर, वेल्थी, ड्रॉपिंग, तो कौन से वाला है? और यहाँ पर देखें तो जो है ऑप्शन ए वाला माना गया है, पुअर। तो इसका मतलब धनी, अति समृद्ध, प्रचुर, विपुल, उससे लिया जाता है। लग्जरी, एक्सट्रीमली रिच, वेल्थी, तो अमीर गरीब जैसे हो जाता है। नेक्स्ट, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। व्यूअर्स हैव बुलेट इफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम। और यहाँ पर जो इनमें कौन से वाला सही है? और यहाँ पर देखिए तो जो है ऑप्शन बी वाला, ए परफेक्ट डैम हैज बीन बिल्ट बाय द व्यूअर्स अक्रॉस द स्ट्रीम। नेक्स्ट है चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इंडायरेक्ट नरेशन। तो यहाँ पर क्या है, नरेशन आ जाती है। द टीचर सेड व्हाई कांट यू कम स्कूल ऑन टाइम रीमा। तो यहाँ पर इसमें कौन से वाला बनेगा? और इनमें देखें तो जो है यहाँ पर ऑप्शन जो है बी वाला, इसको मानेगा। द टीचर आस्क रीमा व्हाई शी कुड नॉट कम टू स्कूल ऑन टाइम। तो इसमें क्या है, सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच इंटरोगेटिव में है, इसलिए इसका उचित इंडायरेक्ट स्पीच जो है ये द टीचर आस्क रीमा व्हाई शी कुड नॉट कम टू स्कूल ऑन टाइम माना गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है फाइंड आउट द एरर। तो यहाँ पर क्या है, ये एरर वाला है। तो एरर यहाँ पर किस में है? और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन जो है ए वाला इसमें माना गया है, फीमेल्स। फीमेल्स जो है इसके स्थान पर क्या होगा, वो मैन यहाँ पर रहेगा, वो मैन, क्योंकि फीमेल केवल जेंडर को परिभाषित करने वाला शब्द है, जबकि वो मैन का मतलब है फीमेल हु इज एन अडल्ट से लिया जाता है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो हरियाणा सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हो जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है किस ग्रंथ में हरियाणा को गोधान्य कहा गया है? महाभारत, विष्णु पुराण, अष्टाध्यायी या रामायण में? और इनमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो ये है महाभारत। हरियाणा का अर्थ जब भगवान का निवास लिया गया है, जो संस्कृत शब्द हरि और अयन से मिलकर बना है, देवताओं का निवास। नेक्स्ट है हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राज्य का भाग रहा है? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या इन सभी का? और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन है डी वाला, इन सभी का। तो मौर्य राजवंश या प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली और महान राजवंश था, और इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उनके जो गुरु है कौटिल्य, उनको दिया जाता है, जिन्होंने नंद वंश के सम्राट घनानंद को पराजित किया था और साम्राज्य को प्रशासन के लिए 4 प्रांतों में बांटा गया था। पूर्वी भाग की राजधानी कोसली और दक्षिणी भाग की सुवर्णगिरी राजधानी थी, और इसी प्रकार उत्तरी भाग तथा पश्चिमी भाग की राजधानी तक्षशिला तथा उज्जैन थी। और हरियाणा क्षेत्रीय बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, इन सभी मौर्य शासकों का राज्य क्षेत्र रहा है। तो इस कारण से ऑप्शन जो यहाँ पर इनको माना गया है। नेक्स्ट है अकबर और हेमचंद्र के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 55, 52, 56 या 54 में? अब एग्जाम में कई तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। एक तो ये भी आ जाता है पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, किन किन के बीच हुआ था, कौन कौन इसमें जीता था, कौन हारा था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में बहुत से क्वेश्चन निकल जाते हैं। तो इसका तो रहेगा ऑप्शन बी वाला, क्योंकि पहला जो है 26 में हुआ था, दूसरा 56 में हुआ था और तीसरा 1761 में हुआ था। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध है, पूरी डेट एग्जाम में आ जाती है, तो ये थी 5 नवंबर 1556। हेमू उर्फ महाराजा हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के मध्य पानीपत के मैदान में हुआ था, और इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था और हेमू जो इसमें हार गए थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं? और इसमें है ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट है ब्रह्म सरोवर तीर्थ, ये कहाँ पर है? पेवा, कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र। और इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र में है।
और यहाँ पर ये तो चलो आसान क्वेश्चन हो जाता है, और मुश्किल बनाने के लिए पूछ लिया जाता है कि इसको जो निर्माण है ये सबसे पहले किसने कराया था। तो ये कराया गया था राजा कुरु ने। नेक्स्ट आ जाता है निम्न में से कौन हरियाणा के प्रथम राज्य कवि के नाम से जाने जाते हैं। जैमिनी हरियाणवी, तुलसीदास शर्मा, उदयभानु हंस या फिर सुरेंद्र शर्मा। और इनमें देखें तो जो ऑप्शन है सी वाला, उदयभानु हंस। और सन 1966 में हरियाणा का अलग राज्य के रूप में गठन होने के उपरांत उदयभानु हंस को हरियाणा का राज्य कवि घोषित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मंजी साहिब गुरुद्वारा ये कहाँ पर है। अम्बाला, झज्जर, फतेहाबाद या रेवाड़ी में। तो मंजी साहिब गुरुद्वारा, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा इसे, तो कहाँ पर है ये, अम्बाला में है। और यहाँ पर सिखों के जो छठे गुरु थे अम्बाला शहर की यात्रा के दौरान रुके थे। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता भी है। उसके बाद है शिल्पियों का कुंभ हरियाणा के किस मेले को कहा जाता है। भीमेश्वरी, सूर्य ग्रहण, कुरुक्षेत्र, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला या सोमवती अमावस्या मेला। और इनमें देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, तो इसको माना जाता है। और कहाँ पर होता है, फरीदाबाद में। प्रत्येक वर्ष जो फरवरी का जो महीना उसमें ये लगता है। उसके बाद है हरियाणा डैश पूर्ण करने वाला पहला राज्य है। जलीय स्तर मानचित्रण, पुलिस स्टेशन, भारत रत्न, पद्मश्री पुरस्कार। और इनमें देखें तो ऑप्शन है ए वाला, जलीय स्तर मानचित्रण। नेक्स्ट है हरियाणा इनमें से किसके बीच स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में जो ये टीजीटी का जो एग्ज़ाम है इनमें भी क्वेश्चन ये बहुत बार आए हुए हैं। तो हरियाणा इनमें से किसके बीच है। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन आएगा ये वाला, 27 डिग्री 39 से 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश के बीच में। तो ये तो उत्तरी है। और अगर देशांतरीय वाला जाए, पूर्वी देशांतर, तो फिर ये 74 डिग्री 28 पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। नेक्स्ट है हरियाणा को मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है। 4, 5, 6, 3 कितने हैं। तो इसमें जो देखिए तो कौन सा है, कितने भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन रहेगा सी 4। कौन कौन से हैं। शिवालिक का एक तो पहाड़ी क्षेत्र हो गया, मैदानी क्षेत्र, रेतला क्षेत्र, और एक जो ये अरावली पहाड़ियों का शुष्क मैदानी भूखंड है। ऐसे आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। एक तो जो ये इधर मेवात वाली साइड जो है अरावली पहाड़ियों का क्षेत्र इस साइड की हो गई, और एक जो ये शिवालिक श्रेणी आ जाती है जो पंचकुला अम्बाला वाला क्षेत्र है, और दो जो इनके बीच की आ गई मैदानी और रेतली। नेक्स्ट है SYL जल विवाद हरियाणा पंजाब के बीच में कावेरी जल विवाद कौन से दो राज्यों से संबंधित है। तो SYL तो हरियाणा पंजाब का है। ये कावेरी जल विवाद किन के बीच में है, और ये है ऑप्शन बी, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, हरियाणा में लोकसभा की जो सीटों की जो संख्या ये कितनी है, 8, 10, 12 या फिर 7। और इसमें देखें तो जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कितनी है ये, 10 जो है ये मानी गई है। लोकसभा की 10, राज्यसभा की 5। नेक्स्ट है हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना बंसीलाल देवीलाल मनोहरलाल इनमें से किसी के द्वारा नहीं की गई थी। और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा ए से। तो ये है बंसीलाल के द्वारा। कब की गई थी, वर्ष 1996 में। हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है। अम्बाला, गुड़गांव, सिरसा या फिर ये सभी। और ये जो गुड़गांव वाली है। हरियाणा में जैसे कि आपको पता ही है 10 सीटें हैं, तो जिनमें से 8 सामान्य वर्ग की और 2 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित मानी गई है। तो गुड़गांव जो है ये सामान्य वर्ग में आती है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार के मंत्री थे उस समय जब कर्णदेव काम्बोज थे, तो कौन से क्षेत्र से थे, इंद्री, बावल, नारायणगढ़ या फिर शाहबाद। और इनका जो संबंध है ऑप्शन ए, इंद्री से माना गया था। नेक्स्ट है लोकसभा में हरियाणा राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या 12, 8, 15 या फिर 10।
और इनमें देखें तो ऑप्शन आएगा डी 10। और विधानसभा की कितनी है? विधानसभा की है 90 आ जाए, चाहे फिर जो है 1+ होकर 91 आ जाए। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार में महिला एवं बाल विकास, सूचना जनसंपर्क और सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय किनके पास है? विपुल गोयल, मनीष ग्रोवर, कविता जैन या इनमें से कोई सा भी नहीं। और इसमें देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है कविता जैन, इनको माना गया है। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर इसमें बदल चुका हो, तो उसको जो आप अपने स्तर पर भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है 400 किलोग्राम भारी गाय के लिए पोषक पदार्थ की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? और इनमें देखें तो जो है ऑप्शन डी वाला इसका माना गया है 2.5 से 5 किलो। नेक्स्ट है सांड की नाक में छल्ला पहनाना चाहिए कितने आयु पर? और इसमें देखें तो जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला 8 माह से 1 वर्ष की आयु पर। सॉरी, इसमें हाँ ऑप्शन बी जो ठीक है। नेक्स्ट है भारत के उत्तरी भाग में दुग्ध उत्पादन के लिए निम्न में से सबसे अच्छी भैंस बदावरी, मुर्रा, जाफराबादी या मेहसाना भैंस? और इनमें है ये मुर्रा भैंस। नेक्स्ट है सोनीपत जिले के राय नामक स्थान पर खेलकूद स्कूल का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल, राजीव गांधी या इंदिरा गांधी खेलकूद? तो इसका नाम क्या है? और नाम है ऑप्शन बी वाला मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल, जो सोनीपत में राय नामक स्थान पर है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरता है, दिल्ली और पंजाब में फाजिलका को जोड़ता है? और इनमें देखें तो जो ऑप्शन डी वाला है NH10 इसको माना गया है। नेक्स्ट है हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन इनमें कौन सा है जो 1873 में बना था? अम्बाला, सिरसा, रेवाड़ी या हांसी? और यह ऑप्शन बी वाला रेवाड़ी, जिसकी स्थापना 1873 में हुई थी। और 82 किलोमीटर के बाद भारत में मीटर गेज रेलवे ट्रैक पर पहला वाणिज्यिक राजपूताना जो स्टेट रेलवे द्वारा 1872 में दिल्ली से रेवाड़ी तक बिछाया गया था। तो इसी को सबसे पुराना यहाँ पर माना गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा से गुजरने वाले 2 प्रमुख और महत्वपूर्ण औद्योगिक रेलवे DMIC और AKIC, जहाँ DMC का मतलब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और AKIC का मतलब क्या है? तो इसका तो DMIC का मतलब तो हो गया दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो ये जो दूसरा AKIC जो है इसका मतलब क्या है? तो इसका जो मतलब जो है यहाँ पर ऑप्शन सी से है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इसका रहेगा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो ये इसका माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहाँ पर है? पिंजौर, झज्जर, सिरसा या पानीपत में? तो बुनकरों का शहर से आप एकदम से समझ जाओगे, तो कौन सा रहेगा? ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट उस जिले का नाम था जो हरियाणा में लौह नलिकाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है? गुरुग्राम, यमुनानगर, हिसार या जींद? और इनमें देखें तो है ऑप्शन सी वाला, तो ये माना गया है हिसार को। और स्टील सिटी के लिए भी इसको जाना जाता है या लौह उद्योग के लिए। नेक्स्ट आ जाता है किस प्राधिकरण के द्वारा मानेसर में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की गई है? तो हरियाणा राज्य शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा राज्य निवेश प्रचार बोर्ड, हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम या भारत सरकार? और इनमें देखें तो जो ऑप्शन है हमारा सी वाला हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम। नेक्स्ट है महाभारत में हरियाणा को किस रूप में दिखाया गया है? बहुधान्यक, हरियाणा, पटना या कुरुक्षेत्र? और इसमें जो दिखाया गया है ये ऑप्शन ए वाला है बहुधान्यक। नेक्स्ट है हरियाणा के डैश जिले में ब्रह्म सरोवर है? ये भी आसान क्वेश्चन है। थानेसर, अम्बाला, रोहतक या फरीदाबाद में? तो कौन सा है? ऑप्शन ए वाला है। तो कहाँ पर है? ये थानेसर में है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।